नंदन अवस्थी के हिसाब से अनिका वो लड़की है जिसका टेम्पर बहुत जबरदस्त है। एक बार अगर वो कंपनी में आ जाती है और नंदन उसे प्रमोशन पर प्रमोशन दिलवा देता है तो हो सकता है कि अनिका का दिल नंदन अवस्थी के लिए धड़कने लगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर नंदन के अरमान पूरे होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसी सोच के साथ नंदन ने अनिका को हायर करने के बारे में सोचा। रियली मिस्टर अवस्थी? खुशी के मारे अनिका की आंखें फटी की फटी रह गई थी। क्या मुझे वाकई में हायर कर लिया गया है? हाँ, लेकिन ये वर्क प्लेस तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। नंदन ने अपनी जीभ को होठों पर फेरते हुए कहा। तुमसे पहले जो लड़की इंटरव्यू देने आई थी उसे अच्छा खासा नॉलेज था। उसे पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। जैसे ही नंदन अवस्थी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही अनिका का हंसता खिलखिलाता चेहरा एकाएक शांत हो गया था। उसके चेहरे की मुस्कान ऐसे गायब हुई जैसे मानो चिड़िया उड़ गई हो। सर, सिंस आई हैव क्लियर्ड माय इंटरव्यू तो मैं अब निकलती हूं। आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए मुझे कंपनी के कॉल का इंतजार रहेगा। अनिका वहां और ज्यादा नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए अपनी बात खत्म करने के बाद वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। इंटरव्यू रूम से बाहर आते ही अनिका के कदम कंपनी से बाहर की तरफ बढ़े। हालांकि नक्श भी वहां मौजूद था, लेकिन वो अनिका के सामने नहीं आया था। अनिका, भले ही तुम्हारी एक्टिंग कितनी ही टफ क्यों ना हो, मैंने टफ से टफ एक्टर्स को भी ठीक किया है। तुम भी जल्द मेरे बिस्तर पर होगी। तुम्हें भी बहुत जल्द पता चलेगा कि मैं कितना पावरफुल हूं। अनिका के कमरे से बाहर जाते ही नंदन अवस्थी के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई थी। उसके मुंह से थूक बाहर निकलने लगा था। इमेजिनेशन करते हुए न जाने उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। नंदन अवस्थी अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब दूसरा इंसान इंटरव्यू देने उसके सामने आकर बैठ गया है। लेकिन तभी अचानक से एक जोरदार आवाज आई और इंटरव्यू रूम का दरवाजा तोड़ते हुए नक्श अंदर आया। नक्श की किक से दरवाजा टूटकर लटक गया था। तुम कौन हो? एकाएक नंदन अवस्थी ने अपने होश संभाले और जोर से चिल्लाया। इस तरह अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए नंदन ने नक्श की तरफ उंगली करते हुए कहा। अनफॉर्चुनेटली नक्श ने नंदन अवस्थी को बात करने का कोई मौका तक नहीं दिया और तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ की बरसात करनी शुरू कर दी। हालांकि नक्श ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन वो मोटू नक्श की ताकत को झेल नहीं पा रहा था। नंदन अवस्थी, जिसका वजन करीब 120 किलो था, वो नक्श के थप्पड़ खाकर पूरी तरह से हिल गया था। उसका सर चकराने लगा था। नक्श ने उसके आगे के दांत भी तोड़ दिए थे और उसका सूजा हुआ चेहरा बिल्कुल मोतीचूर के लड्डू की तरह लग रहा था। जैसे ही वो नीचे बैठा वैसे ही उसके मुंह के कोने से खून भी निकलने लगा था। यह नजारा देखकर जो लड़का इंटरव्यू देने आया था उसके तोते उड़ गए थे। वो लड़का इस प्रॉब्लम में भागीदार नहीं बनना चाहता था, इसलिए जैसे तैसे अपना थूक गले से नीचे उतार कर वो इंटरव्यू रूम से 9-2-11 हो गया। नक्श को उस लड़के से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। लेकिन तुरंत ही उसने नंदन अवस्थी के बाल पकड़कर उसे जमीन से उठाते हुए सीधा खड़ा करने की कोशिश की। मेरे पास तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जल्दी से अपने सीईओ को यहां बुलाओ, वरना मार मार कर तुम्हारा कीमा बना दूंगा। नक्श ने सीधे मुद्दे की बात की। अपनी बात खत्म करने के बाद नक्श ने उस मोटे को फिर से जमीन पर पटक दिया और आराम से सोफे पर जाकर क्रॉस लेग्स करके बैठ गया। यह सब बहुत अचानक से हुआ। नंदन अवस्थी बहुत डरा हुआ था। उसने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और सीईओ को कॉल लगाया। सीईओ को पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद नंदन अवस्थी किसी मरे हुए सुअर की तरफ पड़ा रहा। नक्श को देखने की उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। 10 मिनट से भी कम समय में ब्लू वाटर कंपनी का सीईओ भागते हुए वहां पहुंचा। आखिर ये सब क्या चल रहा है? मिस्टर अवस्थी, आपका यह हाल किसने किया? दिग्विजय सिंह ने शॉक्ड होते हुए पूछा। नंदन अवस्थी के मुंह से कुछ बोला तक नहीं जा रहा था। तुरंत ही उसने अपना सर हिलाया और कांपते हाथों से नक्श की तरफ इशारा किया। सर, आप कौन है? दिग्विजय सिंह का चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। क्या तुम इस कंपनी के सीईओ हो? नक्श ने अपनी आंखें उठाते हुए कहा। चलो हम लोग आराम से बैठकर बात करते हैं। वैसे भी मुझे इस कंपनी से कीमत चाहिए।
और वो मैं लेकर रहूंगा। नक्श की बात सुनकर दिग्विजय सिंह फिर से शॉक्ड हो गया था। हालांकि ब्लू वाटर कंपनी इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे थे। लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो सीईओ को अपनी कंपनी बेचने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही दिग्विजय सिंह अपने सेंसेस में लौटा, वैसे ही वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, सर, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? मेरी कंपनी की असली कीमत 230 करोड़ रुपए है। क्या आप मेरी कंपनी को खरीद सकते हैं? अपनी बात खत्म करने के बाद दिग्विजय नक्श को घूर रहा था। हालांकि नक्श ने आज बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे, लेकिन दिग्विजय को इसका कोई मलाल नहीं था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि आजकल कई सारे लोग हैं जो सूअर की यूनिफॉर्म पहनकर शेर का शिकार करने निकलते हैं। इसलिए जल्दबाजी करते हुए वो किसी बड़े आदमी को ऑफेंड करने की गलती नहीं करना चाहता था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कंपनी का वर्थ क्या है। बस मुझे इतना बताओ कि क्या तुम अपनी कंपनी बेचना चाहते हो या नहीं। बाकी की बकवास अपने पास रखो। अपनी बात खत्म करने के बाद नक्श ने तुरंत ही अपना फोन बाहर निकाला और एक वीडियो कॉलिंग ऐप खोलते हुए ग्रुप वीडियो कॉल किया। कॉल इनिशिएट करने के बाद नक्श ने अपना फोन टेबल पर रख दिया था। कुछ सेकंड्स तक रिंग होने के बाद सूरत शहर के सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने उस कॉल को अटेंड किया। उस लिस्ट में होटल प्राइम स्टार का ओनर कार्तिक पटेल, बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की मालकिन हिमानी शाह, बॉडीगार्ड एजेंसी का ओनर रवीश, द वर्ल्ड होटल की जनरल मैनेजर प्राची, भानुशाली ग्रुप से सेक्रेटरी नदिता और आकाश शामिल थे। हालांकि दिग्विजय सिंह उनमें से सभी को जानता था, बस उसे कभी किसी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया था। नक्श के बाद सूरत शहर में अगर किसी का जलवा था तो वो सभी लोग इस समय वीडियो कॉल पर नजर आ रहे थे। मिस्टर कार्तिक, मिस प्राची, मिस हिमानी। जब नक्श ने कॉल इनिशिएट किया तब दिग्विजय ने बिना कुछ सोचे समझे नक्श का फोन हाथ में उठा लिया था, ये सोचकर कि उससे बड़ी तोप कौन हो सकता है। लेकिन सूरत के धुरंधरों को एक साथ देखने के बाद उसने वो फोन तुरंत ही टेबल पर रख दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एकाएक उसका पैनिक मोड शुरू हो गया था। दिग्विजय, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बोल्ड हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मिस्टर नक्श को नाखुश करने की? रवीश अपनी बॉडीगार्ड एजेंसी में बैठा था और कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से नक्श का कॉल आया और उसने उठाया। नहीं उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट? मुझे लगता है कि तुम कुछ एक्साइटिंग तलाश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कार्तिक पटेल ने अपना मुंह पोंछते हुए कहा। मिस्टर नक्श ने हमें बताया कि उन्होंने क्यों कॉल किया है। मिस्टर दिग्विजय, क्या आप हमें आपकी कीमत बता सकते हैं? मैं जल्दी से किसी को आपकी कंपनी भेजकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देती हूँ। प्राची ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, हमारा भानुशाली ग्रुप मार्केट की प्राइसेस अच्छे से चेक करेगा और आपको अच्छे से अच्छा इवैल्यूएशन देगा। परेशान मत होइए, हम आपको 1 रुपया भी कम नहीं देंगे। सेक्रेटरी नंदिता ने एक डॉक्यूमेंट पर अपने साइन करते हुए कहा। ये सब सुनकर दिग्विजय सिंह के होश पूरी तरह से ठिकाने आ गए थे। हालांकि उसने अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन सूरत शहर के पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने वो किसी सुअर की तरह तैयार खड़ा हुआ नजर आ रहा था। इस समय उसके दिल के प्रेशर को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप लोग मेरी कंपनी को क्यों खरीदना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मेरी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पसंद आ गए हैं? दिग्विजय सिंह ने अपने माथे से पसीना पोंछा और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। भगवान ही जानता है कि अपने मुंह से इन शब्दों को बाहर निकालते समय उसके अंदर ताकत कहां से आई होगी। अपनी गर्मी संभाल के रख दिग्विजय, तेरी कंपनी का उतना प्रॉफिट भी नहीं है जितना मेरा बार मेरे नाम से कमा लेता है। आकाश ने रेड वाइन का एक सिप लेते हुए कहा। मिस्टर नक्श तेरी कंपनी खरीदना चाहते हैं और हम बस उसकी कीमत तय करने के लिए बैठे हैं। ये सब हम मिस्टर नक्श के इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं। बाकी तुम खुद बहुत समझदार हो दिग्विजय, सोचो कि ये सब क्यों हो रहा है। रवीश ने चाय का कप उठाया और आखिरी सिप लेते हुए उसे टेबल पर रख दिया। ये सब सुनकर दिग्विजय के हाथ पैर कांपने लगे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से इतनी सारी खतरनाक एनर्जीज का सामना कैसे करे, और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी कंपनी में ऐसा क्या खास है जो सारे सूरत के धुरंधर एक इशारे पर कंपनी की कीमत तय करने आ गए। सूरत शहर का सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल इंसान ब्लू वाटर कंपनी इसलिए खरीदना चाहता है क्योंकि उसे उसमें इंटरेस्ट है। लाइक रियली, क्या ये पॉसिबल है?
ये सारे सवाल इस समय दिग्विजय के दिमाग में भी घूम रहे थे। ऑलराइट, मुझे तुमसे और बात नहीं करनी है। जल्दी ही मैं एक इंसान को तुम्हारी कंपनी भेज रहा हूं जो स्पेसिफिक डिटेल्स पर बात करेगा। रही शेयर्स की बात, तो जल्दी से जल्दी तुम्हारी कंपनी का 90% शेयर्स नक्श के नाम हो जाने चाहिए। कार्तिक को लग रहा था कि दिग्विजय से और ज्यादा बात करना समय बर्बाद करना होगा। ऑलराइट, मुझे भी एक मीटिंग के लिए जाना है। ये बोलते हुए सेक्रेटरी नंदिता ने भी कॉल कट कर दिया। धीरे धीरे सभी ने कॉल कट कर दिया था क्योंकि कार्तिक पटेल ऑलरेडी अपना फरमान सुना चुका था। कॉल कट होने के बाद दिग्विजय सिंह ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक फ्लैटरिंग स्माइल आ गई थी। मिस्टर नक्श, मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। मैं इस कंपनी का सीईओ हूं। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन चूंकि अब मुलाकात हो गई है तो हमारा रिश्ता आगे तक चलेगा, राइट? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूं। दिग्विजय को लगा कि ये सब बोलकर शायद कुछ बात बन सकती है। सबसे पहले तो तुम यहां से जाओ, नक्श ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर दिग्विजय के चेहरे पर छाई वो फ्लैटरिंग स्माइल पूरी तरह से गायब हो गई थी। हालांकि उसके बाद भी उसने भीनी मुस्कान के साथ अपना सर हिलाया। दिग्विजय सिंह बहुत अच्छे से जान गया था कि नक्श वो अंपायर है जिसे कभी ऑफेंड नहीं किया जा सकता है। कार्तिक पटेल और बाकी के सभी लोग सूरत के खिलाड़ी थे। भला उनकी विशेष को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है? क्रिकेट में जो आउट होता है उसका मतलब अलग होता है, लेकिन इन पावरफुल लोगों ने अगर दिग्विजय को आउट कर दिया तो बस उसकी कहानी तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दिग्विजय सिंह के वहां से जाने के बाद उस कमरे में नक्श और नंदन अवस्थी ही मौजूद थे। चलो नीचे बैठकर बात करो। नक्श ने नंदन की तरफ देखा तक नहीं था। नंदन के दोनों हाथ उसके गाल से चिपके हुए थे। डरा सहमा वो खड़ा रहा। भले ही नक्श ने उसे नीचे बैठने के लिए कहा था, लेकिन उसके बाद भी उसकी बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक जवान लड़के को उसका बॉस बनने में 10 मिनट से कम समय लगा था। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों मारा? नक्श ने अपना हाथ टेबल पर मारा और कड़क अंदाज में पूछा। नंदन अवस्थी ने धीरे से अपना सर हिलाया। अनिका जावेरी मेरी बीवी है, सिंपल अंदाज में नक्श ने कहा। दूसरी तरफ समुद्र किनारे आइलैंड पर ब्लैक फाउंडेशन में जश्न का माहौल था। सील तोड़ते हुए ब्लैक फाउंडेशन ने गुड ग्रुप्स के एलिट्स को मार दिया था और समुद्र के रास्ते वो लोग आगे बढ़ रहे थे। समुद्र में छोटी मोटी झड़प भी चल रही थी, लेकिन ब्लैक फाउंडेशन को रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो कुछ ही दिनों में सूरत पहुंच जाएंगे। लेकिन जोनाथन पोरवाल अपनी पहली कामयाबी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके दिमाग में तरह तरह की बातें घूम रही थी। शार्दुल, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक लड़की के लिए अपने बाप से बगावत भी कर सकते हो, लेकिन तुम भी एक बात अच्छे से समझ लो, ये मिशन ब्लैक फाउंडेशन का है और इस मिशन के बीच में जो कोई भी आएगा उसे अपनी जान की कीमत चुकानी होगी, फिर भले ही वो तुम ही क्यों ना हो। अगर तुम उस लड़की के लिए हमारे मिशन की प्लानिंग बदल सकते हो तो क्या मैं हमारे मिशन के लिए तुम्हारी प्लानिंग नहीं बदल सकता? तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे वो देखने को मिला जिससे साफ पता चलता है कि अब हमारे रिश्तों में दरार आ गई है। खैर, इस मिशन के लिए एक बेटे को अपने बाप से दूर भी होना पड़े तो मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। एकाएक जोनाथन पोरवाल का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ गया था। क्या होगा अब नंदन अवस्थी के सपनों का? वैसे क्या नक्श नंदन को इतनी आसानी से जाने देगा? क्या नक्श दिग्विजय को माफ कर सकता है? नक्श उसकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहता है? क्या है उसके पीछे का दिमाग? क्या नक्श ने नंदन अवस्थी के इरादों को देख लिया था? आखिर जोनाथन पोरवाल अब शार्दुल के साथ क्या करने का सोच रहे थे? क्या शार्दुल ब्लैक फाउंडेशन के खिलाफ